अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 29 दिसंबर 2020 और दिन है आज मंगल का। आज के दिन जो नए केसेस हुए हैं जो इन्फेक्शन के, वो हैं 1776, यानी 1776। और जो बदकिस्मती से गुज़िश्ता 24 घंटे में जो अमवात हैं वो हुई हैं 63, यानी 63। लेकिन अगर आप ओवरऑल जायज़ा लें पाकिस्तान में जो कोरोना की जो कर्व है, अगर आप बगौर इसका जायज़ा लें तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब नीचे की तरफ आ रही है बजाय ऊपर के जाने के, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल और एक बहुत बड़ी कंसर्न और सोच है। वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि क्या वो तमाम लोग जो कि कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं, चाहे उनको पता है या चाहे उनको नहीं पता है, तो सवाल पैदा होता है कि क्या उन लोगों में दोबारा ये कोरोना की इन्फेक्शन हो सकती है, या जो री इन्फेक्शन, जिसको हम बड़ा, अब ये मशहूर लफ्ज़ है री इन्फेक्शन का, जो वैक्सीन के अलावा सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे जो उनके जहन में सवाल आता है वो है री इन्फेक्शन का। तो इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त एक स्टडी आई है, और वो जो स्टडी है वो कतर से आई है, और कतर के भी उस एरिया से आई है, उन जगहों से आई है जहाँ पे री एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, और जहाँ पे कि उन्होंने इन केसेस को बड़ा करीब से देखा है और साइंटिफिकली देखा है कि यानी जो उन मरीज़ों की तादाद जो इस स्टडी में आए हैं उनकी तादाद है 1,33,266, यानी 133,266 जो है वो टोटल ये पीसीआर पॉजिटिव केसेस थे, यानी जिनमें पीसीआर टेस्ट ने कंफर्म किया था कि इनको कोविड हुआ है। इनमें से 243 केसेस ऐसे थे जिनके अंदर जो पीसीआर है वो 45 दिन के बाद दोबारा पॉजिटिव आया। यहाँ पे 45 जो डेज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट एक फिगर है। वो किस लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ये नोट किया कि 1,33,266 में से वो लोग जिनको 45 दिन के अंदर अंदर पीसीआर पॉजिटिव आता रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का चेक किया था पीसीआर, खासतौर पे जब वो हॉस्पिटल में भी दाखिल थे या अगर वो आउटडोर बेसिस पे भी उनको चेक करते थे, तो उनको मालूम हुआ कि जब ये पीसीआर पॉजिटिव आता है 45 दिन के अंदर, तो चांसेस यही होते हैं कि ये पुराना ही पहला ही कोरोना है जो उस मरीज को हुआ है। और क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि वो जो डेड वायरस है जिस पे हम बड़ा बात करते रहते हैं कि वो वायरस शो करता रहता है, तो उन्होंने ये क्राइटेरिया जब रखा तो उनको पता चला कि अगर किसी का 45 दिन के बाद यानी 1.5 महीने के बाद भी पॉजिटिव आए तो फिर उनको सोचना पड़ा कि ये कहीं री इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरे 243 लोग। अब ये जो 243 लोग थे, इनमें से 54 लोग यानी 54 लोग वो थे जिनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन उनको हुआ, बहुत ज़्यादा शक हुआ कि ये हो सकता है कि री इन्फेक्शन ही हो, क्योंकि उनकी अलामात और इसी तरीके से जो हम पीसीआर चेक करते हैं तो उसमें एक वैल्यू होती है जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि वायरस का लोड कितना है। 45 दिन के बाद भी अगर पॉजिटिव आया तो एक सीटी वैल्यू होती है, वो ज़ाहिर है क्योंकि एक साइंटिफिक चीज़ है तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता खासतौर पर इस वीडियो में। तो उनको अंदाज़ा हुआ कि उनके जो 54 केसेस हैं तो वो बहुत स्ट्रांगली सस्पेक्टेड हैं कि इनको री इन्फेक्शन हुआ है। उनमें से जो 23 केसेस थे वो तो थे अलामात के साथ, सिम्टोमेटिक, और वो उन्होंने डिटेक्ट किए थे हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की बेसिस पे। लेकिन इनमें से जो 31 केसेस थे वो एसिम्टोमेटिक थे, उनमें किसी किस्म की कोई अलामात नहीं थी और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो बताए कि इनके अंदर कोई किसी किस्म की सिम्टम्स आई हैं। ये एसिम्टोमेटिक लोग थे जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब हो रही होती है या स्क्रीनिंग होती है लोगों की, तो उस दौरान ये दोबारा पॉजिटिव आए, और पहले भी इनको क्योंकि हो चुका था। तो एक तो ये देखा गया कि ये जो री इन्फेक्शन के केसेस हैं इनमें से सिर्फ एक शख्स को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा, चाहे उनमें अलामात भी थी, और इनमें से एक भी मरीज की डेथ नहीं हुई जो री इन्फेक्शन के केसेस सस्पेक्टेड थे। लेकिन जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई इस पूरी तादाद में से, तो पता चला कि सिर्फ 4 केसेस हैं जो कि कंफर्म हुए हैं कि उनको री इन्फेक्शन हुई है, और इनमें से भी कुछ केसेस वो थे कि जिनको पहले आप सब लोगों को मालूम है कि सबसे पहले जब ये वायरस स्टार्ट हुआ तो ये D614 था, लेकिन ये जो कतर में ये जब दोबारा री इन्फेक्शन के जो भी केसेस थे तो इनमें D614G था, यानी 614 की पोजीशन पे जो
डी अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड वो तब्दील हो गया था ग्लाइसिन से, तो ये फिर अगेन एक साइंटिफिक है तो उसमें नहीं जाते। तो पता ये चला कि जो री इन्फेक्शन का रिस्क था वो सिर्फ 0.02% था। आप जानते हैं ना 0.02% बहुत ही ज्यादा कम है। और अगर हुआ भी है किसी को री इन्फेक्शन तो उसमें पहली बात है या तो अलामात आई नहीं, अगर अलामात आई तो बहुत हल्की आई। इन सारों में से सिर्फ एक शख्स को दाखिल होना पड़ा हॉस्पिटल में और वो भी अगले ही दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। तो इस स्टडी ने हमें ये पैगाम दिया है और यही पैगाम है, ये एक इंफॉर्मेशन है पाकिस्तानियों के लिए भी कि जो अक्सर परेशान रहते हैं और पूछते हैं कि क्या हमें री इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगी। तो री इन्फेक्शन के चांसेस देखें, री इन्फेक्शन हो सकती है लेकिन इंतहाई कम चांसेस हैं। और अगर किसी को री इन्फेक्शन हो भी जाती है तो उसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई जिंदगी को खतरा नहीं होता, अभी तक की सूरत-ए-हाल ने ये बताया है। तो इस वीडियो की सबसे बड़ी तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो मैं देना चाहता था। एक ये हुआ है कि अमेरिका का जो इलाका है, जो उसकी रियासत है मैसाचुसेट्स, उसका एक शहर है बॉस्टन। वहाँ पे एक डॉक्टर को मॉडर्ना की जब वैक्सीन लगी है तो ये जो डॉक्टर है ये पहले ही शेलफिश, इसको एलर्जी थी, तो इसके पास अपना एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन का एक इंजेक्शन जिसे ऑटो इंजेक्टर या ऑटो एपी कहते हैं या एपी पेन के नाम से ये मशहूर होता है, तो वो मौजूद था। लेकिन जैसे ही इसको मॉडर्ना की वैक्सीन लगी तो उसके अब आधे घंटे के अंदर अंदर, यानी इमीडिएटली हुआ है, 5 से 10 मिनट में हो जाता है, तो उसको चक्कर आए, उसके दिल की धड़कन बढ़ी और उसको ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो बेहोश होने लगा है, क्योंकि वो पहले ही उसको एलर्जी का प्रॉब्लम था। उसकी अपने वहाँ पे हॉस्पिटल से बात हुई थी कि अगर उसको कोई फीलिंग हुई तो जैसे उसको पहले भी कभी होती है कुछ खाने के बाद, तो उसने कहा कि मैं फौरी तौर पर ये इंजेक्शन लगा लूंगा। उसने फौरी इंजेक्शन लगाया और वो ठीक हो गया, वो बेहतर हो गया। तो ये मॉडर्ना की पहला एलर्जिक रिएक्शन है कि जो दुनिया में रिकॉर्डेड है, यानी क्योंकि मॉडर्ना भी वैक्सीन स्टार्ट हुई है तो इसमें भी यही देखा गया है कि वो तमाम लोग जिनको पहले से किसी किस्म की एलर्जी है तो वो पहले तो कोशिश करें कि वो ना लगवाएं इब्तदाई दिनों में, और अगर उन्होंने लगवानी भी है तो वो पहले अपने डॉक्टर्स को, अपने जो अमला है वहाँ पे लगाने वाला, उनको ज़रूर बताएंगे कि उनको किस चीज़ से एलर्जी है। और वहाँ पे क्योंकि पूरा इंतज़ाम होना चाहिए कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम बनता है तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जा सके। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो फाइजर है और बायोनटेक की जो वैक्सीन है उसमें 5 एलर्जिक रिएक्शन हो चुके हैं अमेरिका में, और उनमें से जो तकरीबन सारे ही फौरी रिकवर हो गए थे। लेकिन अलास्का में एक था कि जिसको एक दिन के लिए मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ा था, लेकिन खुदा न खास्ता अभी तक किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि पिछले दिनों दोस्तों ने मुझे एक वीडियो भेजी थी कि जिसमें एक स्टाफ नर्स थी कि उनको जब इंजेक्शन लगा है जो वैक्सीन का ये, तो उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो कोलैप्स हो गई। तो ये लिखा हुआ था कि शायद वो उनकी जान को नुकसान हुआ है, तो ऐसा नहीं था। कभी भी किसी को कोई इंजेक्शन लगे तो उसके बाद एक वेजोवेगल शॉक होता है, जो मेरी एज ए डॉक्टर अंडरस्टैंडिंग है कि उनको खड़ी होकर वहां पे जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी इंजेक्शन लगने के फौरी बाद, वो नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि वैक्सीन लगने के बाद आप लोगों को आधे घंटे के लिए रोका जाता है उस वहां पे जहां पे आपको इंजेक्शन लगा होता है। लेकिन बदकिस्मती से जो मीडिया होता है या सेलिब्रिटीज होती हैं तो वो इंजेक्शन लगने के बाद खड़े होकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बाज़ औक़ात कोई भी जो जिसको मैंने कहा है कि वेजोवेगल शॉक है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, और जब ब्रेन को वो ब्लड की सप्लाई थोड़ी ड्रॉप होती है तो इंसान जो है वो बेहोश हो जाता है। तो यही हुआ था उस स्टाफ के सिलसिले में, लेकिन वो बाद में ठीक है, अपने घर में रिकवर हो चुकी हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये थी बुनियादी सी मालूमात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर आपको लगता है कि किसी और को फ़ायदा हो सकता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरी मिल जाए। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।